हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का वन शॉट वीडियो का पार्ट 1, जहां हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, व्हाट आर स्टेबल आइसोटोप्स, अनस्टेबल आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिविटी का मेन हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और वहीं से फिर अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके के ऊपर कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप बोर्ड्स में, और ये आते ही आते हैं ये सारे क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। अब अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने इससे पहले कोई भी फिजिक्स का वीडियो नहीं देखा है, मैं डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट देखो। वहां पर पूरा का पूरा सिलेबस का वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टिल दिस लास्ट चैप्टर विच इज रेडियो एक्टिविटी। सिर्फ एक हाउस होल्ड सर्किट्स वाला चैप्टर है जो मैंने अपलोड नहीं किया है, बिकॉज वो अलाउ करता ही नहीं, इतना ज़्यादा थ्योरी और ऊपर से इतना ईजी है कि वो वीडियो अपलोड करके कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, अगर आप लोग का फीडबैक होगा, आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं वो भी शूट करके डाल दूंगा। फिलहाल हम रेडियो एक्टिविटी चैप्टर को शुरू करते हैं। अब इसमें हमें सबसे बेसिक चीज़ तो ये पता होनी चाहिए व्हाट इज एन एटॉमिक स्ट्रक्चर। किसी भी एटम के अंदर तीन मेजर चीज़ों के आसपास ही हम रिवॉल्व करते हैं। पहला कि ऑर्बिट्स में कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा कि न्यूक्लियस में दो लोग होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाँ है ना? तो चलो अब अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से। अच्छा, ये सारी चीज़ों में मैं ओवर एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप लोग देखोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे यहाँ पे मुझे बोलेंगे कि सर एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। देखो भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है माना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं माना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते थे, लेकिन जब वो आयनिक स्टेट में होते हैं या फिर मैं बोलूँ आयंस बन जाता है, कटायंस एंड अनायंस बन जाते हैं, तब तो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, राइट। इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को मेरे हिसाब से नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिप्रेजेंट करने चाहिए। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, जिसको हम Z बोलेंगे। एंड व्हाट इज मास नंबर? इट इज द टोटल न्यूक्लियॉन्स। अब ये नया वर्ड आया होगा आपके लिए। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है दो लोग, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एडिशन। आई रिपीट, व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, तो फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे सर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N को हम रिप्रेजेंट करेंगे A माइनस Z से। बड़ा ऑब्वियस है, राइट। A क्या है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में। अब उसमें से अगर आप एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन नंबर ही माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास क्या बचेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचेगा। अब देखने को ये इतना सिंपल लगता है, बट उसके बाद भी बच्चे यहां पर गड़बड़ करके आ जाते हैं। मैं अभी कुछ देर के बाद क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा कि बच्चे कैसी तरह की गलतियां करते हैं। चलो, किसी भी एटम का है ना, रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। X हो सकता है, Y हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, बराबर, बट A और Z नहीं लेना। तो कोई भी एटम को आप कोई भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। Z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर और A रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब ये एटम्स तीन तरह के होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटोन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, टाइम रहा तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा। अब आइसोटोप है क्या? तो आइसोटोप्स का मतलब होता है ऐसे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट मास नंबर है। क्या बोला? Atoms of same element having same atomic number but different mass number। क्या बोला? वापस से बोलना। Atoms of same element having same atomic number but different mass number। सर how do you prove this? अब ये रीजन, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज छोड़ो, तुम तो पहले याद देखो एग्जाम्पल से समझ जाएगा। तो अगर तुम नोटिस करोगे प्रोटियम को, ड्यूट्रियम को और ट्रीट्रियम को, बराबर, तो अगर नोटिस करोगे यहां पर 1 1 है, यहां पर 1 2 है और यहां पर 1 3 है। सुनना ध्यान से, यहां पर 1 का मतलब यह है कि प्रोटॉन कितना है? 1, बराबर, और यहां पर भी 1 का मतलब है प्रोटॉन एक ही है। अब बच्चे यहां पे उनको लगता है कि नहीं न्यूट्रॉन एक है। भाई न्यूट्रॉन है ही नहीं। मैंने तुम्हें क्या बोला था? ऊपर जो नंबर बैठता है वो दो लोगों का एडिशन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, बराबर। अगर बेयर मिनिमम मान लो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन होता भी तो 1 + 1 2 होता ना, तो यहाँ पे तो 2 लिखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 और 1 लिखा है, यानी कि प्रोटियम में एक ही प्रोटॉन है, बस दैट्स इट, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसीलिए 1 और 1 लिखा। अब अगर नोटिस करोगे, क्या ये उसी का एलिमेंट है? मैंने बोला था ना आइसोटोप्स वो होता है जो कि सेम एलिमेंट्स के डिफरेंट है ना रूप होते हैं, आप ये बोल सकते हो। तो यहां पे वापस से देखो, प्रोटॉन नंबर क्या है? 1 है, लेकिन एक न्यूट्रॉन बढ़ गया होगा, यानी कि एक न्यूट्रॉन आ गया होगा, तो ही तो 1 + 1 कितना हुआ? 2 हुआ। हाँ सर, यहां पे वापस से प्रोटॉन नंबर देखो क्या है? प्रोटॉन नंबर 1 है, हाँ है ना, यानी कि प्रोटॉन 1 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 है, तो ही तो 2 + 1 कितना हुआ? 3 हुआ। यानी कि ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स है। क्या बोला? ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स है जिनमें प्रोटॉन नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। अब ये मास नंबर डिफरेंट क्यों है?
ये मास नंबर डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। अब सिंपल सा तरीका बताता हूं, ये वैसे तो ये फेमस तरीका यही है, आइसोटोप का मतलब टोपी अलग बेस सेम ऐसा करके याद रखते हैं, लेकिन नहीं, एक बच्चे ने मुझे बहुत अच्छा तरीका बताया विच इज वेरी ऑब्वियस। अब देखो ध्यान से, आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप। अब ये इसमें आता है प्रोटॉन आता है, हाँ है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से, आइसोटोप, तुम्हें सब खुद समझेगा। आइसोटोप में कौन आ रहा है, पी आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है, यानी कि यहां पे प्रोटॉन नंबर सेम रहेगा, तो ऑब्वियस ही बात है क्या अलग रहेगा, मास नंबर अलग रहेगा। और ये मास नंबर अलग क्यों हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आ जाओ पढ़ लो यहां पे, रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन इज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसकी वजह से मास नंबर अलग हो जाता है। फिर बोला है व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली बात है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। अब कैसे भाई, देखो हर एक एलिमेंट का जो प्रोटॉन नंबर है अगर वो सेम है तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी रहेगी, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी बिकॉज मास नंबर अलग है। अब और क्या, तुम्हें देखो ये नोट तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था, प्रोटियम H11 has 0 न्यूट्रॉन्स, ओनली एटम विद 0 न्यूट्रॉन्स, ये समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि टिन जो है उसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 10 और 11 समथिंग लाइक दैट, सो टिन हैज द मोस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं आइसोबार्स पर। नाउ व्हाट आर आइसोबार्स, आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। अब मेरे बच्चे बोलेंगे मुझे सर ये तो ऑब्वियस था, बहुत इजी है, देखो यहाँ पे कैसे याद रखना है। आइसोबार है, आइसोबार में कौन आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कि एटॉमिक मास नंबर अब क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑब्वियस ही बात है अगर एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा तो क्या डिफरेंट हो जाने वाला है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाने वाला है। देखो कैसे, अब यहां पे है बोथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस, देखो ध्यान से, मान लो अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं, सोडियम 11 एंड 23 और यहां पे मैं मैग्नीशियम ले लूं 12 एंड 23, समझे मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पे देखो मास नंबर क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो गए, ये आइसोबार्स हो गए। कैसे याद रखने बोला था मैंने, आइसोबार का मतलब क्या, आइसोबार का मतलब क्या, आइसोबार का मतलब ये है, ए आया, ए यानी कि कौन, ए यानी कौन, एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा लेकिन प्रोटॉन नंबर अलग रहेगा। ये क्लियर हुआ, सिंपल, ठीक है। अब मैं लगे हाथ आइसोटोन भी बता देता हूं, आइसोटोन तुम खुद जज कर पाओगे। व्हाट आर आइसोटोन्स, अब टोन्स यानी कि एन आया, टोन्स यानी कि एन आया, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जाएंगे। तो फिर सर डिफरेंट क्या रहेगा, बताता हूं, रुको ध्यान से। अभी एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, सोडियम 11 23 एंड मैग्नीशियम 12 24। अब अगर गौर से देखो दोनों का डिफरेंस निकालो जरा, दोनों का डिफरेंस निकालो। तो 23 माइनस 11 कितना हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 हुआ, एंड 24 माइनस 12 भी कितना हुआ, 12 हुआ। तो अगर डिफरेंस निकाला यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाला, यार मैंने बताया था ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, बराबर। तो यहां पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, यहां पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, यानी कि न्यूट्रॉन नंबर सेम है, आइसोटोन, टोन यानी कि एन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। यस सर, ये समझ में आ गया। सो ये हो गया हमारा आइसोटोन। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। तीन तरह के आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स, आई मीन थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। आइसोटोप में पी यानी कि प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। सेकंड आइसोबार, आइसोबार में ए आया यानी कि एटॉमिक मास नंबर सेम लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एंड आइसोटोन में एन यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, तो ऑब्वियसली बात है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर डिफरेंट रहेगा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहां से आता है मेन चैप्टर और यहीं से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे, चाहे वो 3 मार्क का क्वेश्चन हो, 2 मार्क का क्वेश्चन हो या 1 मार्क का क्वेश्चन हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये ऊपर की चीजें नहीं आती है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, ये बेस क्रिएट किया हमने आगे की चीजें पढ़ने के लिए। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जो हमने ऊपर अभी आइसोटोप्स डिस्कस किए उन्हें हम बोलते हैं स्टेबल आइसोटोप्स। जो हमने ऊपर आइसोटोप्स डिस्कस किए उन्हें हम बोलते हैं स्टेबल आइसोटोप्स, यानी कि वो जैसे है वैसे ही रहना प्रेफर करेंगे, कुछ भी मगजमारी नहीं होगा। उसके बाद आते हैं अनस्टेबल आइसोटोप्स, या मैं बोलूं हैवी न्यूक्लियस। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि एग्जांपल के तौर पर मान लो मैंने ये ले लिया यूरेनियम 92-235, बराबर, और यहां पर मैंने ले लिया सोडियम 1123। अब सोडियम 1123 है एक स्टेबल आइसोटोप, आई मीन इसके भी डिफरेंट टाइप्स होंगे, और यूरेनियम 92-234 क्या है, एक अनस्टेबल आइसोटोप। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हाउ विल आई क्लासिफाई दिस? ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे प्रोटॉन कितना है, 11 है, ठीक है सर प्रोटॉन 11 है। अगर तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, 12 है। हाँ सर ये भी समझ में आया। तो अगर तुम नोटिस करो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली सेम है। मैंने इसे अप्रोक्सीमेटली सेम का क्या मतलब, या तो इक्वल रहेंगे या तो 1-2 ऊपर नीचे ज्यादा कम रहेंगे, बराबर, ये समझा, करेक्ट।
अब अगर तुम यहां देखो विच इज यूरेनियम 92 234, एक काम करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। 234 में से 92 अगर माइनस करोगे तो ये कितना आ रहा है भाई साहब 142, हाँ तो कितना आ रहा है ये 142। अगर नोटिस करो यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 142, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 92। यू रियलाइज दिस कितना ह्यूज गैप है प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में। तो जब इतना ह्यूज गैप होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, उन आइसोटोप्स को अब हम अनस्टेबल आइसोटोप्स बोलते हैं। ये समझा सब लोग को? यस सर, ये समझा। अब ये अनस्टेबल आइसोटोप्स की वजह से होता क्या है फंडामेंटली बताता है। ये अब देखो अनस्टेबल है मतलब ये अब स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेंगे। आई रिपीट, ये अनस्टेबल है यानी कि ये कहां जाना चाहेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेंगे। अब ये स्टेबिलिटी की तरफ कैसे जाए? आई टेक अ वेरी वियर्ड एग्जांपल बट इट विल मेक सेंस। मान लो तुम्हें भूख लग रही है। अब तुम्हें भूख लग रही है, ऑब्वियस सी बात है तुम खाओगे। तुमने खाया, तुम रुके ही नहीं, तुम खाते चले गए, बराबर। अब एक पॉइंट आया तुम्हारे पेट में कि इतना तुम खा चुके हो और इतना कचरा खा चुके हो कि अब तुम्हें अनस्टेबिलिटी फील हो रही है पेट में। ऑब्वियस सी बात है अगर तुम्हारे बॉडी को वापस से स्टेबिलिटी की तरफ आना है तो बहुत ऑब्वियस है कि तुम प्यूक आउट कर दोगे, बेसिकली तुम उल्टी कर दोगे। आई नो इट इज डिसगस्टिंग बट समझाने के लिए सही है, ठीक है। जैसे ही कुछ तो निकलता है, यानी कि कुछ निकलने के बाद वो क्या मैं बोल सकता हूँ स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। अब सुनो ध्यान से, ये सेम एग्जांपल है यहाँ पे, क्योंकि यूरेनियम, अब मैं जानबूझ के ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज बाद में ये रिपीटेटिवली आता है। बिकॉज यूरेनियम 92 235 में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकलना चाह रहे हैं इन सम फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। आई रिपीट, वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकलना चाह रहे हैं इन सम फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। जैसे ही वो इन सम फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स निकलना शुरू करते हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अरे बहुत ऑब्वियस सी बात है ना यार, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने भरे हुए हैं, भाई एटम जो कि चीज दिखता भी नहीं है, हम ये बोलते हैं कि एटम इज द इट इज एन इनडिविजिबल यूनिट ऑफ दिस लाइफ, राइट। उसके अंदर भी अगर मान लो इतने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है तो कितना ज्यादा वो टाइटली पैक्ड होंगे या फिर कितना अनस्टेबल होगा, बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है जब उस न्यूक्लियस में से, सुनना मेरी बात ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को निकालना डालना बहुत आसान है अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो, लेकिन अगर न्यूक्लियस में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलना शुरू हो गए इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, अब वो पार्टिकल्स क्या है अपन बाद में डिकोड करेंगे। तो जब न्यूक्लियस में से कुछ पार्टिकल्स निकलना शुरू हो गए, यानी कि इन फॉर्म ऑफ सब पार्टिकल्स, सॉरी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकलना शुरू हो गए इन सम फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, अब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। सुनो ध्यान से, डेफिनेशन क्या दिया हुआ है अब पढ़ो समझेगा। रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या, तुरंत से भी तुरंत, ठीक है, तुरंत से भी तुरंत। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेनिट्रेटिंग, बाद में बताता है। लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा, यही उन तीन पार्टिकल्स की बात कर रहा था, ये भी बाद में बताऊंगा। फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम। तुम सारी चीजें छोड़ दो, मैंने तुम्हें क्या बोला था, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? इट इज अ स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी कि किसी का निकलना, है ना, किसी का निकलना, बराबर। किस चीज का निकलना? तीन पार्टिकल्स का निकलना। क्या नाम है उनका? अल्फा, बीटा, गामा। सबको लॉजिकली समझेंगे बाद में। जैसे ही वो न्यूक्लियस में से निकलना शुरू हो जाते हैं, किसके एटम में से? अनस्टेबल एटम में से। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है सर। अब हम जब ये स्टार्ट करेंगे कहानी, अल्फा समझना, बीटा समझना, गामा समझना, धीरे जाएंगे। यहाँ पे घाई नहीं करना है, आराम से सुनो। चलो अभी नाउ व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। अब बच्चों को मैं देखो कैसे समझाता हूं। यहां पे तुम्हारे पास ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक। अब हम पूरे लेक्चर में या मैं पूरे वीडियो में एक कॉमन थीम रखेंगे कि मैं ब्लू से प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और मैं ब्लैक से न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। चल, अब मुझे नहीं मालूम कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, बट हाँ ये है कि बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारे न्यूट्रॉन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बिफोर इवन मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन हीलियम एटम, ठीक। अब सबको अच्छे से मालूम है हीलियम एटम यानी कि उसके न्यूक्लियस में, बराबर, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, उसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और आसपास अगर मैं बोलूं तो 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे होते हैं। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं दुनिया का सबसे, या मैं बोलूं सबसे स्टेबल गैस है भाई, एकदम मस्त है लाइफ उसका, ठीक। हीलियम गैस का लाइफ एकदम मस्त है कि भाई 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, 2 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में और आसपास 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यानी कि ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन की, है ना, एक्सपेक्टेशंस रखता है, ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव करता है। ये अपना अच्छा स्टेबल एलिमेंट है, लाइफ इसकी सही चल रही है। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब
अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं किसी तरीके से, है ना, किसी तरीके से, अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, किसी तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूं, कैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं किसी तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, तो कितने बच्चों को ये समझा कि सर जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, बराबर, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, ये सबको समझा? यस सर, ये भी समझा। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, मैंने कुछ रीजन की वजह से, कुछ कारणों की वजह से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो बहुत ऑब्वियस है कि दूसरे एलिमेंट्स देखा जाए तो उनमें तो फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचते थे, यहां पे थे ही 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन में निकाल दिए। क्या मैं बोल सकता हूं इस पे +2 का चार्ज चढ़ जाएगा? हाँ या ना? घाई मत करो, सुनो ध्यान से, बिकॉज जब मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूं मैं अक्सर बच्चों को पूछता हूं व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, वो बोलते हैं सर ये हीलियम न्यूक्लियस, उन्हें कभी क्लियर ही नहीं हुआ था एग्जैक्टली क्या। सुनो बताता हूं, मैंने हीलियम का एटम लिया, हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स थे, आसपास 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, किसी रीजन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला उसके ऊपर 2+ का चार्ज चढ़ गया, बराबर। क्या ये करना पॉसिबल है? नॉट रियली, कर भी सकते हैं लेकिन नहीं जाता, इतना आसान नहीं है कि तुमने हीलियम गैस देख लिया और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इतना आसान नहीं है भाई, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारे पास बचा, क्या मैं बोल सकता हूं ये हीलियम का न्यूक्लियस बचा सिर्फ? देखो ये सेम चीज मैं सोडियम के एटम के लिए नहीं बोल सकता था। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मान लो मैं बोलता सोडियम है, सोडियम के अंदर ना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे कितने थे? 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और आखिरी वाले में 1। तो मैं तुम्हें क्या बोलता, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मैं बोलता सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज चढ़ गया, लेकिन मैं ये बोलता कि सोडियम का न्यूक्लियस है या नहीं, सोडियम का न्यूक्लियस नहीं बोल सकते बिकॉज अभी भी सोडियम में बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स बाकी है। यहां पे मैं क्यों बोल पा रहा हूं हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस बचा? बिकॉज भाई बंदे के पास थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, वही गायब कर दिए तो सिर्फ न्यूक्लियस बचा, बराबर, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं आज के बाद जब भी मैं बोलूंगा हीलियम का न्यूक्लियस, जब भी मैं बोलूंगा हीलियम का न्यूक्लियस, उसके ऊपर +2 का चार्ज होगा बिकॉज मैं कंसिडर कर रहा हूं उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बराबर है। अच्छा, क्या मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं He, क्योंकि प्रोटॉन नंबर 2 है तो मैंने लिखा 2, क्योंकि मास नंबर 4 है तो मैंने लिखा 4। तो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, तो आज के बाद जब भी तुम सुनोगे हीलियम न्यूक्लियस, आज के बाद जब भी तुम सुनोगे हीलियम न्यूक्लियस, तुम्हें मालूम है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। वापस से रिपीट कर रहा हूं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन ऊपर हमेशा साथ में लिखते हैं, बराबर, ठीक है सर। तब हुआ क्या मैं बताता हूं, सबको समझ में आ गया हीलियम न्यूक्लियस कैसा दिखेगा? हाँ सर, हीलियम न्यूक्लियस दिखेगा 2 4 एंड इसके ऊपर +2 का चार्ज चढ़ा होगा, बराबर है। चलिए, अब हुआ ये कि जब ये एक अनस्टेबल एटम मेरे पास आया, है ना, ये यूरेनियम आया, अनस्टेबल एटम आया, मैंने देखा, अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैंने देखा या कुछ, हम ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही समझते हैं कि कौन सा पार्टिकल निकल रहा है। हमने ऑब्जर्व किया कि एक पार्टिकल निकला, है ना, लेकिन उस पार्टिकल में हमने पैटर्न ऑब्जर्व करना था। देखो 3 ही पार्टिकल्स निकल रहे हैं हर बार, लेकिन उसमें से ये वाला जो पार्टिकल था जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये जब निकल रहा था इस अनस्टेबल एटम से, अनस्टेबल न्यूक्लियस से, तो ये इन अ ग्रुप ऑफ 4 निकल रहे थे। सर व्हाट इज ग्रुप ऑफ 4? तो देखो कुछ ऐसे निकल रहे थे, हमेशा ये लोग 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बन के निकल रहे थे, हमेशा ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बन के निकल रहे थे। तो मैंने बोला यार एक सेकेंड, इसका कुछ तो नाम देना पड़ेगा, बराबर। ये जो पार्टिकल निकल रहा है न्यूक्लियस से, ये कैसे फॉर्म में निकल रहा है? हमेशा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के फॉर्म में निकल रहा है। अब मुझे अच्छे से मालूम है जब भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलता है, ये तो किसी का तो न्यूक्लियस था। किसका न्यूक्लियस था? ये हीलियम का न्यूक्लियस था, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल दूं कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से या फिर अनस्टेबल एटम से या फिर अनस्टेबल आइसोटोप से हीलियम का न्यूक्लियस निकल रहा है? नहीं, ये बोलना बराबर नहीं रहेगा, बिकॉज हीलियम का न्यूक्लियस, तो मैं क्या करूंगा, उसको नया नाम दे दूंगा। आज के बाद मैं उस पार्टिकल को नाम दूंगा अल्फा पार्टिकल। देखो भाई समझने की कोशिश करो क्या मैं बोल रहा हूं। क्या असल मायने में हीलियम का न्यूक्लियस इस तरीके से मूव कर सकता है हमारे आसपास? नहीं, हीलियम का गैस मूव करेगा बिकॉज वो स्टेबल गैस है, नोबल गैस है जिसे तुम बोलते हो। लेकिन अगर किसी रीजंस की वजह से मुझे आज के बाद 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मूव होते हुए दिख जाए, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये हीलियम का न्यूक्लियस तो है, लेकिन इसको कोई और नाम देना था, तो हमने क्या नाम दे दिया इसके बाद? अल्फा पार्टिकल का नाम दे दिया। ये समझा? यस सर। तो आज के बाद अगर मैं तुम्हें बोलूं व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल, क्या मैं उसको सीधा सीधा बोल सकता हूं सर हीलियम का न्यूक्लियस? अब देखो बात घूम फिर के, इसीलिए बच्चे यहां पे ये बोल के निकल जाते हैं कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस। क्यों आया, कैसे आया, रीजन क्या था, किसी को कुछ नहीं मालूम, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि आज के बाद 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो वो हीलियम का न्यूक्लियस यानी कि अल्फा पार्टिकल है, और उस अल्फा पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वे रैंडमली नहीं जा सकते, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज जो होंगी वो मैं डायरेक्टली समझा दूंगा, कुछ प्रॉपर्टीज थोड़े टाइम के बाद बताऊंगा। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी, अल्फा पार्टिकल की पहली प्रॉपर्टी ये है
कि उसके ऊपर चार्ज जो है वो +2 का है, समझे? सिंपल, जो चार्ज है +2 का है, ऑब्वियस ही बात है। जो मास है भाई के पास, जो मास है अल्फा पार्टिकल के पास, वो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन है। क्या बोला? जो मास है अल्फा पार्टिकल के पास वो 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन है। ऑब्वियस ही बात है यार, 4 लोग हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अब ऑब्वियस ही बात है न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेटली मास सेम रहता है, यानी कि अगर मैं बोलूं मास कितना है, टोटल मास अल्फा पार्टिकल का, तो वो 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन है। समझा? ठीक है सर। अभी कितनी स्पीड से चलता है ये? तो ये 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूं, समझा कि नहीं समझा? प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूं। फिर अभी 1 सेकेंड देना, मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी निकाल के रखूं यहां पे, 1 मिनट दो। एक सेकेंड है ना बेटा, लॉन्ग ठीक है, ये समझा। अभी तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा? +2, मास क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, स्पीड क्या होगा? 10⁻⁷। अब यहां पे ना 2 चीजें हैं, एक पेनिट्रेटिंग पावर, या मैं बोलूं पहला आयोनाइजेशन पावर और दूसरा पेनिट्रेटिंग पावर। ये मैं तभी समझा पाऊंगा जब मैं बाकी सारे एलिमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करना शुरू कर दूं। क्या बोला? चार्ज +2 है, मास 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन है, स्पीड 10⁻⁷ है, आयनाइजेशन पावर, पेनिट्रेटिंग पावर बाद में बताएंगे। कैसे बिहेव करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैं बाद में बताऊंगा, जब सारे पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस कर लें। ठीक है, अभी है फुर्सत है ये वाले टॉपिक में। सुनो, ये हमने बता दिया। तो आयनाइजेशन पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, ये बाद में बताऊंगा। अल्फा डीके क्या होता है वो भी बाद में बताऊंगा। अभी पहले हम बीटा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली बीटा पार्टिकल है क्या। सुनो, तो हुआ ये, और उसके बाद बीटा डीके भी समझाऊंगा। तो बेसिकली अब बीटा पार्टिकल ना समझाते वक्त तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो कंफ्यूजन रहे, सो दैट बीटा डीके में वो कंफ्यूजन क्लियर करूं। अब सुना ध्यान से, बीटा पार्टिकल क्या है। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यहां पे तुम्हारे आसपास इलेक्ट्रॉन्स 10⁸ की स्पीड से भाग रहे, तो तुम यकीन करोगे? तुम बोलोगे नहीं सर, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से थोड़ी भाग सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो एटम्स के ऑर्बिट, क्या एटम्स में ऑर्बिट्स के अराउंड इस तरीके से, सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे कैसे मान लूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से कर रहे हैं? ठीक है, तो माना तो तुमने ऊपर भी नहीं था वो चीज, कि मैं कैसे मान लूं कि हीलियम का न्यूक्लियस चल रहा है। हीलियम का एक्चुअली न्यूक्लियस का मतलब अल्फा पार्टिकल चल रहा है। तब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हमने कहां रख दिया यार पेन मैंने, अब हमने एक ऐसा पार्टिकल डिस्कस करना है, जो कि हूबहू जो चार्ज है उसका वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, विच इज 1.6 × 10⁻⁻19। फिर जिसका मास जो है वो हूबहू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जो चलता स्पीड ऑफ 10⁸ से है, बराबर। इतना समझो, सिंपल रखो। व्हाट इज बीटा पार्टिकल? आज के बाद बोलो तो बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स, बात खत्म। क्यों इलेक्ट्रॉन बोला बाद में बताएंगे, सिंपल रखो। ठीक है, मैंने क्या बोला? बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके भी आयनाइजेशन पावर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, आयनाइजेशन पावर। फिर पेनिट्रेटिंग पावर के बाद में डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है, बराबर। अभी आ जाता है गामा रेडिएशन पे। अब गामा रेडिएशन अपने आप में ही वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का लॉजिक है। गामा रेडिएशन, इट इज एन एनर्जी। सिंस इट इज एन एनर्जी, सिंपल रखो, सिंस इट इज एन एनर्जी,
it has no mass, it has no charge, it travels with the speed of light, obvious सी बात है, it travels with the speed of light, and अब वापस हम क्या करेंगे, penetrating power, सॉरी पहले आयनाइजेशन लिखा था, आयनाइजेशन पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है हम बाद में देखेंगे। और अब नोटिस करो जैसे ये खत्म होता है हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाने वाले, इतना सिंपल है मेरे भाई, सुनो ध्यान से। अब स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट इज आयनाइजेशन पावर। ठीक, तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा। मैंने तुम्हें क्या बताया, पहले तो प्रॉपर्टीज फटाफट पढ़ लो। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज +2, मास 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, 10⁻⁷ से चलता है आयन। उसके बाद बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल इज बेसिकली चार्ज उसका इलेक्ट्रॉन के बराबर, मास उसका इलेक्ट्रॉन के बराबर, 10⁸ की स्पीड से चलता है, एंड आयनाइजेशन पेनिट्रेटिंग अभी बताता हूं। गामा इज एन एनर्जी, नो मास, नो चार्ज, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, एंड वापस आयनाइजेशन पेनिट्रेटिंग वगैरह वगैरह वगैरह। चलो सुनो ध्यान से, सिंपल रखते ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। अभी भी मैंने अल्फा डीके बीटा डीके नहीं समझाया, वो अलग टॉपिक है जहां से अब मेजर क्वेश्चंस भी आएंगे। यहां से प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क का, और उसके बाद आता है अल्फा डीके बीटा डीके के ऊपर क्वेश्चन। आराम से तुम्हारा ये चैप्टर सिक्योर है, बिल्कुल आराम से आंसर्स आएंगे और मार्क्स भी मिलेंगे। अभी आयनाइजेशन पावर को हम ये टर्म से समझेंगे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट। मैं समझाता हूं, सुनो ध्यान से। अभी ये रहा तुम्हारा अल्फा पार्टिकल, ये रहा तुम्हारा बीटा पार्टिकल, और ये रहा तुम्हारा गामा पार्टिकल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है फंडामेंटल लेवल पे। तो देखो मेरे पास एक एटम है और यहां से मैं ना बहुत सारा एनर्जी पास करवा रहा हूं, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट वगैरह वगैरह वगैरह। अब हुआ ये कि जैसे ही मैंने इसमें लाइट पास करवाया, एनर्जी पास करवाया, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है सो दैट वो बाहर जंप कर सके, आयनाइज हो सके। हाँ है ना, बराबर, फेयर, ठीक। अब होता यह है कि मान लो कि इस पाथ में, सुनो, इस पाथ में, इस सेक्शन में 500 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ तो एनर्जी आई अंदर, कुछ तो एनर्जी आई, और इसने 500 इलेक्ट्रॉन में से 400 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दिया। यानी कि हर बेसिकली आयनाइजेशन का मतलब होता है इंट्रोवर्टिज्म, एक्सट्रोवर्टिज्म। तो अब सुनो ध्यान से, अल्फा पार्टिकल एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, या मैं बोलूं एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट क्या है, अल्फा पार्टिकल एक्सट्रोवर्ट है। यानी कि जब किसी सेक्शन में से अल्फा पार्टिकल्स पास करेंगे, वो मेक श्योर करेंगे वो जितने इलेक्ट्रॉन से मिल रहे हैं, ज्यादा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन से मिलकर उनको अपनी एनर्जी दे, और उनको अपनी एनर्जी देकर उनको आयनाइज कर दे। यानी कि जब मतलब कोई पार्टी में गया है, वो 400 लोग हैं, 400 लोग में से 350 लोग से ये अल्फा पार्टिकल बात कर रहा है। अब अगर मैं बेसिक सा एग्जांपल दूं तो भाई रणवीर सिंह इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट, रणवीर सिंह इज द बेस्ट एग्जांपल। भाई कोई भी हो, है ना, कोई भी हो, उसको वो जानता हो, उसको नहीं जानता हो, कुछ भी हो, वो उससे बात कर लेगा। रणवीर सिंह इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हुआ ये कि जब इस सेक्शन में से जो कि अल्फा पार्टिकल है पास करेगा, तो वो मेक श्योर करेगा 500 में से 400 इलेक्ट्रॉन से बात करे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब 400 इलेक्ट्रॉन से बात कर रहा है, यानी कि 400 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर रहा है, उनको एनर्जी दे रहा है, तो उसकी खुद की भी तो एनर्जी डाउन होगी, बराबर है, एनर्जी ड्रेन होगी, बराबर है। यानी कि वो जितना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, यानी कि जितना ज्यादा उसका आयनाइजेशन पावर है, यानी कि लोगों को एनर्जी देना, उतना ही उनका कम पेनिट्रेटिंग पावर होगा। क्या होगा, उतना ही कम उनका पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या, आर पार जाना। अब कॉमन सेंस लगाओ, यहां पर मान लो तुम्हारे पास ये देखो, ये शीट ऑफ पेपर है, ठीक। अब इस शीट ऑफ पेपर में से, ये शीट ऑफ पेपर में से अल्फा पार्टिकल नहीं पास कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये शीट ऑफ पेपर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल मेक श्योर करेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन से मैं वार्तालाप कर लूं, सारे इलेक्ट्रॉन से मैं कॉन्वर्सेशन कर लूं, सबसे आज ही दोस्ती कर लूं, सबसे ना आज ही, है ना, सब कॉन्वर्सेशन कर लूं। तो क्या होगा, ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। एनर्जी तो बहुत है, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, आयनाइज किया। ये समझा? ठीक है। अब यानी कि जितना ये कॉमन सेंस लगा, जितना आयनाइजेशन पावर ज्यादा उतना पेनिट्रेटिंग पावर कम। अब बीटा पार्टिकल जो है कहीं बीच में लाई करते हैं, है ना, है मतलब उस पे है, मतलब डिपेंड करता है, इंट्रोवर्ट भी है, एक्सट्रोवर्ट है, सिचुएशन टू सिचुएशन, बराबर, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। एंड आई बिलीव एवरी वन ऑफ
as is a combination of these two only, है ना. There is no such thing as कि total introvert, total extrovert, बीच में लाई करता है, डिपेंड करता है कहां पे आपको कितना एनर्जी इन्वेस्ट करना है, कहां पे एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है. क्लियर, ठीक है. अब बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल बीच में लाई कर रहा है, तो अब इसका क्या है? अब जहां तक मुझे मालूम है कुछ तो एक नया टर्म भी इंट्रोड्यूस हो गया है, एम्बीवर्ट करके, मुझे तो मालूम ही नहीं था ये, लेकिन ठीक है. तो ये इनका जो आयनाइजेशन पावर होता है, इनका जो आयनाइजेशन पावर होता है किनका? बीटा पार्टिकल्स का, वो अल्फा से कम होता है. इनका जो आयनाइजेशन पावर होता है वो क्या होता है? अल्फा से कम होता है. ये समझा? तो यानी कि जब ये 400 इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे तो ये मेक श्योर करेंगे कि 400 से 400 इलेक्ट्रॉन से बात नहीं करनी है, 150 200 इलेक्ट्रॉन से बात कर ली, या फिर मैं बोलूं 100 इलेक्ट्रॉन से बात कर लिया, बाकी अपना काम देखेंगे, है ना, रास्ता देखेंगे और निकल जाएंगे. यानी कि इनका क्योंकि आयनाइजेशन पावर अल्फा से थोड़ा कम है, इनका पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से क्या हो जाएगा? अब ज्यादा. ऑब्वियस ही बात है यार. अब 400 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ 150 200 इलेक्ट्रॉन से बात कर रहा है, तो बाकी की जो बची हुई एनर्जी है वो खुद ट्रैवल करने में लगाएगा ना, बराबर. यानी कि ये शीट ऑफ पेपर से तो इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है ये थिक डायरी के पास इलेक्ट्रॉन्स ना, आई मीन बीटा पार्टिकल्स ना जा पाए. इलेक्ट्रॉन्स जब मैं बोलता हूं बीटा पार्टिकल्स, ये समझा? हाँ सर. अब आते हैं मेन चीज पर. ये है गामा पार्टिकल. ठीक, कौन है ये? गामा पार्टिकल. ये गामा पार्टिकल का आयोनाइजेशन पावर इतना 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 कम है कि मान लो अगर 500 इलेक्ट्रॉन भी है उसके सामने, वो अगर हुआ, उसकी मर्जी हुई, तो वो हो सकता है 10 15 20 इलेक्ट्रॉन से बात कर ले, एनर्जी दे दे, लेकिन बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं है. अपने काम से मतलब है, आया पार्टी में 500 लोग हो, 1000 लोग हो, चुपचाप वहां से निकल गया, है ना. सलमान खान वाइब्स है ये, बराबर 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 बराबर. अब तुम इसको इंट्रोवर्ट बोल के खत्म मत करो. ठीक, ये क्या है? आयनाइजेशन पावर बहुत कम है, कोई मतलब नहीं है, किसी को एनर्जी देने से मतलब नहीं है, चुपचाप अपना निकले. यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर एक्सट्रीमली हाई, पेनिट्रेटिंग पावर एक्सट्रीमली हाई. तो अब मैं अगर इसका 15 सेंटीमीटर मोटा मेटल शीट भी ले आऊंगा ना, अभी मैं एक्चुअल चीजें बता रहा हूं, 15 सेंटीमीटर मोटा अगर मेटल का ब्लॉक ले आऊंगा और उसमें से अगर गामा पार्टिकल को मैंने, आई मीन गामा रेडिएशन को अगर मैंने पेनिट्रेट कर, आई मीन पास करवाया, वो 15 सेंटीमीटर के थिक शीट में से भी क्या हो जाएगा? शीट तो नहीं बोल सकते, ब्लॉक में से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है. तो तुम्हें समझ में आ गया. अगर तुमसे पूछता है कि इन अल्फा बीटा एंड गामा हु हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, तो मैंने तुम्हें क्या बोला था? पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या? मैक्सिमम डैमेज क्रिएट करना, है ना. यही लोग फिर जो है तो बहुत बड़े, है ना, वो होते हैं. अब जितने साइलेंट है, जब सब कुछ है, लेकिन है ना फोकस है इनमें, तो यानी कि इनसे ज्यादा मेस मत करो तुम, बराबर. तो जिनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा, जिनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा, यानी कि वो बहुत कम आयनाइजेशन पावर रखेंगे, तो सबसे ज्यादा डैमेज भी कौन क्रिएट करेंगे? जिनका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है. क्लियर हुआ? हाँ सर. तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी वो पूछता है हु हैज द ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल डैमेज, तो आप बोलोगे गामा हैज द ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल डैमेज. Who has the least biological damage, तो तुम बोलोगे अल्फा हैज द लीस्ट बायोलॉजिकल डैमेज. बायोलॉजिकल डैमेज का मतलब पेनिट्रेटिंग पावर से मतलब है. आयनाइजेशन का मतलब मैंने तुम्हें समझा ही दिया था. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. चलो, सो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अल्फा बीटा गामा को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर में रखो. अब ये ऐसा है कि ये रटा तो भाई मतलब ही नहीं हुआ ये लेक्चर देखने का, वीडियो देखने का. रटो मत, समझ जाओ एक बार में. आयनाइजेशन पावर और पेनिट्रेटिंग पावर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो चलो सर बता दिया आपने. आयनाइजेशन पावर क्या होता है, पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, वो अपने अपने हिसाब से लिख लेना कंपेरिजन में. ठीक है, हो गया यहां पे. अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये लोग कैसे बिहेव करते हैं. तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं. पहले हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे. सुनो ध्यान से. अब यहां पे मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक. उस बॉक्स में मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और यहां पर मैंने 2 प्लेट्स लगा दी, एक प्लस और एक माइनस. अब यहां पे हुआ ये, सुनना ध्यान से, यहां पे हुआ ये कि एक यहां से पार्टिकल यहां गया, एक पार्टिकल यहां गया और एक पार्टिकल सीधा निकला. अब सिंपल रखते इसे, सिंपल. तुम्हें अच्छे से मालूम है 3 पार्टिकल है, एक अल्फा, एक बीटा और गामा. भाई देखो, जो बिना कोई मगजमारी के सीधा अपना रास्ता नापा वो पक्का गामा होगा. आप कॉमन सेंस लगाओ. क्यों? गामा के पास ना कोई मास है ना कोई चार्ज है. अगर उसके पास कोई चार्ज है ही नहीं, यानी कि वो न्यूट्रल है, तो ना उसे पॉजिटिव प्लेट से फर्क पड़ना है ना उसे नेगेटिव प्लेट से फर्क पड़ना है. ना संत आदमी है, ना पॉजिटिव चीजों से फर्क पड़ रहा है ना नेगेटिव चीजों से फर्क पड़ रहा है ना. मंक आदमी है ना, मेडिटेटिव स्टेट में है, सीधा सीधा निकल गया, मोस्ट डैमेज. ठीक है, तो यानी कि जब भी तुम्हें कोई पार्टिकल, जब भी तुम्हें कोई रेडिएशन सीधा निकलते हुए दिख जाए, वो पक्का गामा होगा, विदाउट अ डाउट. अब ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव की तरफ जो जा रहा है ना, आई गेस मैंने गलत लिख, यहां पे गलत लिख ये कर दिया. हाँ, ये ऐसा आएगा, मैं बताता हूं ये भी ऐसा क्यों लिखा मैंने.
जो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ऑब्वियस सी बात है वो बीटा पार्टिकल होगा, बिकॉज बीटा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है, और नेगेटिव की तरफ जो अट्रैक्ट करेगा वो पक्का अल्फा पार्टिकल होगा। अब अगर नोटिस करो मैंने अलग अलग तरह से डिफ्लेक्शन किया है, तो यहां पे देखो बीटा पार्टिकल ने ज्यादा डिफ्लेक्ट किया है और अल्फा पार्टिकल ने कम डिफ्लेक्ट किया है ना। व्हाट डू यू मीन बाय ज्यादा डिफ्लेक्ट एंड कम डिफ्लेक्ट? ये देखो ज्यादा मुड़ गया और ये कम मुड़ा। अब ये क्यों होता है? ये होता है बिकॉज बीटा पार्टिकल का मास होता है कम। तो जब भी आपसे पूछे व्हाई इज बीटा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड मोर, आई एम सो सॉरी, मैंने हाँ बराबर बोला, व्हाई इज बीटा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड मोर, तो आप बोल देना मास कम है। अरे यार हल्का है ना, हल्का है तो आराम से उसे मोड़ सकते हो, बराबर। भारी है तो आराम से उसे मोड़ नहीं सकते। तो अल्फा पार्टिकल क्योंकि भारी है उनका डिफ्लेक्शन कम होगा, बीटा पार्टिकल क्योंकि हल्का है उनका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो क्या ये सबको समझा? बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कैसे बिहेव करेगा, सेम चीज मैग्नेटिक फील्ड से समझता है, सेम चीज मैग्नेटिक फील्ड से समझते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या याद रखना है? हमें यह याद रखना है कि भाई अगर यहां पे मान लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अंदर की तरफ, अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक। और यहां पर मैंने एक रेडिएशन ले लिया जिसमें से वापस से 3 पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एक ये दिखते हैं, है ना। एक जो सीधा निकल रहा होगा वो कौन होगा? गामा होगा। वापस से कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ है ना, गामा सीधा निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप एक काम करते हैं, मुझे मालूम है अल्फा भी यहीं से निकलेगा, बीटा भी यहीं से निकलेगा, बराबर। अब मैंने क्या किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से लेफ्ट में जब थंब आएगा, देखो हमेशा याद रखना इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताता है, मिडिल फिंगर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन बताता है, ये याद रखना, मिडिल फिंगर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन बताता है। तो ऑब्वियस ही बात है जो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा होगा ना, हमेशा ऐसे सिचुएशन में जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर है और जो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा होगा वो पक्का अल्फा पार्टिकल होगा। तो ऑब्वियस ही बात है जो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा होगा वो क्या होगा? बीटा पार्टिकल। ये सबको समझा भाई? मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से इंडेक्स फिंगर इज इनसाइड, चार्ज जो है वो ऊपर जा रहा है। अब चार्ज 2 है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज यानी कि अल्फा, नेगेटिव चार्ज यानी कि बीटा। अब लेफ्ट यानी कि थंब जो है वो राइट लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है, यानी कि फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है वो लेफ्ट में है, तो फोर्स जो नेगेटिव चार्ज पे लग रहा होगा वो राइट में लग रहा होगा। ये बेसिक आइडिया है। क्या ये सबको समझा? ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या चीजें कर ली? हमने कर लिया व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज बीटा पार्टिकल, व्हाट इज गामा पार्टिकल, कौन कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, किसका आयनाइजेशन पावर कम है, किसका आयनाइजेशन पावर ज्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर कम है ज्यादा है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए व्हाट इज अल्फा डीके। नाउ व्हाट इज अल्फा डीके? हम सबको मालूम है अल्फा का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस, बराबर। तब देखो ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, जिससे मैंने आप लोगों को क्या बोला था, मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करूंगा प्रोटॉन्स को और ब्लैक से रिप्रेजेंट करूंगा न्यूट्रॉन्स को, ठीक। चलो गिनते हैं कितने प्रोटॉन्स है कितने न्यूट्रॉन्स है। तो मैंने इस एलिमेंट को नाम दे दिया x। अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 कितने प्रोटॉन्स है? 5 प्रोटॉन्स है, और साथ में 1 2 3 4 5 न्यूट्रॉन्स है, यानी कि टोटल 10 होगा एटॉमिक मास नंबर। ये समझा सबको? मैंने सिंपल कैलकुलेशंस किया। हुआ ये कि यहां से डीके हुआ, क्या चीज का डीके हुआ? तो मैंने ऑब्जर्व किया यहां से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गए। ऑब्वियस सी बात है अगर यहां से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल गए तो अब अच्छा इसे हम बोलेंगे पैरेंट न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे हमसे? पैरेंट न्यूक्लियस, बराबर है। क्या बोलेंगे इसे? पैरेंट न्यूक्लियस। और जैसे इस पैरेंट न्यूक्लियस में से क्या निकला? अल्फा पार्टिकल निकला, यानी कि प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो अल्फा डीके का मतलब होता है अल्फा का निकलना। तो मेरे पास अब नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा उसे हम बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियस। एंड वहां पर ऑब्वियस ही बात है कितने प्रोटॉन निकल गए? 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं अब ये 5 का क्या हो जाएगा? 3। सबको समझाइए? हाँ। और ये 10 का हो जाएगा 6। अब ये बच्चों को जल्दी समझता नहीं ये क्या हुआ। अरे भाई ऊपर जो है हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि न्यूक्लियॉन्स को। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो कितने एलिमिनेट हुए? 4। समझे मैं क्या बोला? इसीलिए 4 मैंने 10 - 4 विच 6 किया। क्या ये समझा? और यहां पे मैं लिख दूंगा, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा 2 and 4, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं हीलियम 2 and 4। क्या ये समझा सबको? तो इसे हम बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे हम इसे? डॉटर न्यूक्लियस। तो 100 बात की एक बात, जब भी हम अल्फा डीके की बात करेंगे, तो हम ये जनरल फॉर्मूला लिखेंगे x विच इज z एंड a। जब भी अल्फा डीके होगा तो क्या मिलेगा? y विच इज z -2 एंड a -4। I'm so sorry, a -4। समझा? ये जनरल है, ये जनरल आपका रिएक्शन है। समझा? ठीक है। तो क्या समझा हमें? हमेशा जब भी अल्फा डीके होगा 2 प्रोटॉन्स लेस, बराबर, एंड 2 न्यूट्रॉन्स लेस। ये समझा कि नहीं समझा?
हाँ सर ये क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चंस में कैसे इसे हम यूज करेंगे वो मैं बताता हूं। अब आता है बीटा डीके पर। अब बीटा डीके मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें क्यों इसे बीटा क्यों इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं समझाऊंगा। देखो ध्यान से, अब यहां पर मेरे पास एक एलिमेंट है जिसमें मान लो कि यही 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है। फिर तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे x विच इज 5 and 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे बीटा डीके यानी कि मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर चाहिए। कॉमन सेंस ये बोलता है सर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है, न्यूक्लियस में तो सिर्फ 2 लोग हैं, बराबर, न्यूक्लियस में तो सिर्फ 2 लोग हैं, एक है प्रोटॉन एक है न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकल कैसे सकता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हुआ ये कि ये एक जो न्यूट्रॉन है, क्या बोला, ये एक जो न्यूट्रॉन है, इसकी कहानी समझते हैं। ये न्यूट्रॉन टूटा। अब न्यूट्रॉन तुम्हें मालूम है फंडामेंटली इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, यानी कि उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो कॉमन सेंस ये बोलता है न्यूट्रल कोई चीज तब होती है जब उसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। ये समझा, मैं बोल रहा हूं न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है नेगेटिव चार्ज नहीं है। लेकिन अगर एक न्यूट्रल पार्टिकल बना होगा तो फंडामेंटली किससे बना होगा, वो बना होगा पॉजिटिव से और नेगेटिव से। अब ये तुम हायर स्टैंडर्ड्स में जब जाओगे आईजी में और आईबी में तो बहुत, आईजी सीएससी बोर्ड और आईबी बोर्ड में तो बहुत क्लियरली बताया जाता है। ये आपको यहां तक बेवकूफ बनाया गया था, आपको लगता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, नहीं, लेकिन उससे भी और छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसके बारे में डायरेक्टली यहाँ पे अभी टेक्स्ट बुक में डिस्कस नहीं किया गया है। आई एम सो सॉरी, क्या हुआ ये यार, ठीक है, हाँ, तो डिस्कस नहीं किया गया है। मैं आपको, लाइटिंग इतना क्यों आ रहा है, एक सेकेंड रुको, हाँ अब बराबर हुआ, बेहतर है। चलो, तो 100 बात की एक बात, ये जो न्यूट्रॉन है ये फंडामेंटली 2 पार्टिकल से बना होगा जिसमें से एक चार्ज होगा पॉजिटिव, एक चार्ज होगा नेगेटिव। तो तुम इसे ऐसे समझो कि जैसे ये न्यूट्रॉन टूटेगा, आई रिपीट, ये न्यूट्रॉन क्या होगा, टूटेगा, ये 2 पार्टिकल्स बनाएगा। एक तो ये बनाएगा प्रोटॉन, बराबर, और अब ये बनाएगा इलेक्ट्रॉन। समझा मैं क्या बोला? तो जैसे ही ये न्यूट्रॉन टूटा, न्यूट्रॉन 2 पार्ट में टूटा, एक ये टूटा प्रोटॉन में, एक ये टूटा इलेक्ट्रॉन में, बराबर। न्यूट्रॉन जैसे ही टूटा, ये टूटने पर एक बना प्रोटॉन और एक बना इलेक्ट्रॉन। ये समझा, एक बना प्रोटॉन एक बना इलेक्ट्रॉन। अब कॉमन सेंस लगाओ, जैसे ही, सुनना ध्यान से, जैसे ये जो ब्लैक वाला जो न्यूट्रॉन था, आई होप मैं कब से न्यूट्रॉन ही बोल रहा था, तो न्यूट्रॉन टूटकर एक बना प्रोटॉन एक बना इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही न्यूट्रॉन टूटा, देखो ध्यान से, न्यूक्लियस में एक तो आ गया प्रोटॉन और एक कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। अब क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रह सकता है? नहीं, न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को तुरंत भगाएगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इसी पार्टिकल को तो हम क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल बोलते हैं। अगर ये नहीं समझा तो मैं वापस से क्लियर कर दूं। देखो ध्यान से, हमने कहानी कहां से शुरू की, हमने कहानी यहां से शुरू की कि सर देखो 5 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है, समझा, 5 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो एक न्यूट्रॉन था, ये न्यूट्रॉन टूटा, ये न्यूट्रॉन 2 पार्ट में टूटा, एक टूटा प्रोटॉन में, एक टूटा इलेक्ट्रॉन में, बराबर। तो चलो ये न्यूट्रॉन को हटा देते हैं और इसकी जगह पे एक ले आते हैं प्रोटॉन और एक ले आते हैं इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो रह नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और उसी इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोल दिया, बीटा पार्टिकल बोल दिया, बराबर, बिकॉज वो बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज सेम मास एंड सेम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब हुआ क्या, हुआ ये कि अभी डॉटर न्यूक्लियस जब बना, कॉमन सेंस ये बोलता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले 5 प्रोटॉन थे, अब 6 न्यूट्रॉन हो गए, हाँ सॉरी 6 प्रोटॉन हो गए, यानी कि यहां पे क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा, हाँ या ना। लेकिन अगर गौर से देखो, ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया, बराबर, ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर सर आ गया, लेकिन अगर ऑब्जर्व करो यहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उतने ही है, यानी कि 6 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, यानी कि एटॉमिक मास नंबर तो अभी भी क्या है, सेम है। ओके सर, यानी कि जब मैं बीटा डीके का जनरल लिखूंगा फॉर्मूला तो वो आएगा ZnA। जैसे ही बीटा निकल रहा है तो मेरा डॉटर न्यूक्लियस बनेगा जो कि होगा Z+1 एंड A का A रहेगा। कितने बच्चों को अब ये समझ में आ रहा है कि जो X है यानी कि तुम्हारा पेरेंट न्यूक्लियस और जो Y है यानी कि तुम्हारा डॉटर न्यूक्लियस, वो दोनों एक दूसरे से आइसोबार है। क्या ये समझा? हाँ सर, बराबर। आइसोबार का मतलब ए आइसोबार में ए आता है, यानी कि एटॉमिक मास नंबर सेम है दोनों का, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो अगर वो पूछता है आपको कि ड्यूरिंग अ बीटा डीके, आई रिपीट, ड्यूरिंग अ बीटा डीके व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पेरेंट न्यूक्लियस एंड द डॉटर न्यूक्लियस, तो आपका आंसर होगा दे बोथ आर आइसोबार्स। समझा? यस सर, ये क्लियर हो गया। तो ये 100 बात की एक बात, अगर मैं सारी चीजें यहां पे हटा दूं तो तुम्हें क्या याद रखना है, तो ड्यूरिंग बीटा डीके
क्या याद रखना कि एटॉमिक नंबर, हम सीधा सीधा ये बोलते थे, प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1, बराबर है, प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1, न्यूट्रॉन डिक्रीजेस बाय 1, समझा, डिक्रीजेस बाय 1। ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं ना, ये याद रख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, मास नंबर रिमेन सेम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, बराबर, एंड मास नंबर सेम। कोई गलती नहीं है उसमें, सही है, लेकिन ये याद रखने से तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते, ठीक है। तो क्या बोला, ड्यूरिंग बीटा डीके, चलो फटाफट बताओ, ड्यूरिंग बीटा डीके एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन सेम। लेकिन एक्चुअली हमें क्या याद रखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1, न्यूट्रॉन डिक्रीजेस बाय 1। अल्फा डीके में हम क्या याद रखेंगे, 2 प्रोटॉन्स लेस 2 न्यूट्रॉन्स लेस, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर, सॉरी इंक्रीजेस बोल रहा हूं, atomic number decreases by 2, so sorry, atomic number decreases by 2 and mass number decreases by 4, समझा, decreases by 4। ये सारे पॉइंट्स याद रखने, अल्फा डीके के 4 पॉइंट्स, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, 2 प्रोटॉन्स लेस 2 न्यूट्रॉन्स लेस। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली इंफॉर्मेशन है, ये वाले बॉक्स में 2 प्रोटॉन्स लेस 2 प्रोटॉन्स लेस। अभी आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा स्पेसिमेन पेपर के और कॉम्पिटेंसी। ये वाला जो बॉक्स मैंने बनाया है, ये वाला प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1, न्यूट्रॉन डिक्रीजेस बाय 1, ये ज्यादा काम आता है। चलो अब गामा डीके की बात करते हैं। गामा डीके क्या है, बेसिकली जब आपका कोई एलिमेंट या न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होगा ना, व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेड स्टेट, तो बेटा देखो ध्यान से, हर एक ऑर्बिट का ना फिक्स एनर्जी लेवल्स होता है और तुम्हें अच्छे से मालूम है, जब तुम उसे एनर्जी देते हो तो वो आयनाइज होने के लिए हायर ऑर्बिट स्टेट में जाता है। बट कितनी बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाता तो है लेकिन आयोनाइज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन वापस से अपने ग्राउंड स्टेट पर आता है और वो ग्राउंड स्टेट में आने की वजह से वो एनर्जी रिलीज करता है एंड उसी एनर्जी रिलीज को हम गामा रेडिएशन बोलते हैं। इसको गामा डीके को, गामा रेडिएशन को और डिटेल में मैं पार्ट 2 में समझा पाऊंगा जब हम E = mc², आइंस्टाइन का वो फेमस इक्वेशन से चीजें करेंगे, न्यूक्लियर फिजन, वहां पे डिटेल में। अभी के लिए खाली इतना समझो, 100 बात की एक बात, जब भी गामा डीके हो रहा होगा तो जो पैरेंट न्यूक्लियस है और जो डॉटर न्यूक्लियस है उसमें एटॉमिक नंबर भी वही रहेगा, मास नंबर भी वही रहेगा, लेकिन जो एनर्जी निकलेगी है ना, वो होगी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। समझा मैं क्या बोला? 100 बात की एक बात, सिंपल रखो, यहां से कुछ नहीं आएगा, यहां से सिर्फ इतना चीज आएगा कि ड्यूरिंग अ गामा रेडिएशन विल देयर बी एनी चेंज इन द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर? योर आंसर इज नो, देयर विल बी नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। समझा? चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, हो जाएंगे। वन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम हैज अ मास नंबर 235 एंड एटॉमिक नंबर 92। ठीक है, वन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम हैज मास नंबर 235 एंड एटॉमिक नंबर 92। तो मैं फटाफट ना ऐसे लिख दूंगा, यूरेनियम 92 235। उन्होंने बोला है व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। फेयर, तो मुझे मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ, इजी है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आया ना, फॉर एन न्यूट्रल एटम, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 92। हो गया, आगे बढ़ो। आई डोंट थिंक आई हैव टू इवन एक्सप्लेन दिस, इतना सिंपल है। नेक्स्ट बोला है व्हाट आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। सर न्यूट्रॉन्स बड़ा सिंपल है, न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, A-Z करेंगे। आई डोंट थिंक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होनी चाहिए। 235 - 92, जो भी आंसर आता है वो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपका एटॉमिक नंबर था जो कि कितना है 92। चलेगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला है डू ऑल आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई रिपीट, डू ऑल आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? योर आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। H11 H12 H13 बराबर। तो अब यहां पे नोटिस करो एटॉमिक नंबर सेम है, बराबर, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। अब मास नंबर क्यों डिफरेंट है? मास नंबर इसीलिए डिफरेंट है बिकॉज न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, बराबर। तो यानी कि आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोला है अ सर्टेन न्यूक्लियस P has mass number 15 and atomic number 7. A certain nucleus P has mass number 15 and atomic number 7. तो मैं फटाफट क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा P which is 7 and 15, बराबर। पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इजी, न्यूट्रॉन्स क्या है वापस से भाई, A - Z, A कितना 15 - Z, आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बराबर, बराबर किया, हाँ बराबर किया। चलो नेक्स्ट, राइट द सिंबल फॉर न्यूक्लियस P। वो ये पूछ रहा है तुमसे, जो मैंने पहले ही लिख दिया था 7 and 15। तो मैं लग रहा होगा सर इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, बेफिक्र रहो। चलो नेक्स्ट, इफ
न्यूक्लियस P लूजेस 1 प्रोटॉन, राइट द रिएक्शन। ठीक है, तो P क्या था भाई, P क्या था 7 and 15। क्या किया उसने लूज, उसने एक प्रोटॉन लूज किया, यानी कि एक प्रोटॉन यहां पे लिख देंगे, 1 प्रोटॉन लूज किया। तो भाई अब जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा आप कुछ भी नाम दे सकते हो, Q R कुछ भी, तो ये मैंने R दे दिया। ऑब्वियस ही बात है, अगर एक प्रोटॉन लूज हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये समझा सबको क्या किया? यहाँ पे देखो मेरे से गलती क्या हो गई थी, मैंने 15 लिख दिया वापस, यहाँ पे 15 नहीं लिख सकता, यहाँ पे मुझे 14 लिखना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है ना, प्रोटॉन एक कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक कम होगा तो ऊपर से मास नंबर में भी से एक निकालोगे, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर चेंजेस एंड कैलकुलेट ZNA। अब ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, सिंपल रखता है। एक कुछ तो पैरेंट न्यूक्लियस है ZNA, जिसमें से एक पहले निकला बीटा पार्टिकल तो बना X1, फिर निकला गामा पार्टिकल गामा रेडिएशन तो मिला तुम्हें, तो क्या मिला X2 बराबर, फिर वहां से क्या निकला अल्फा पार्टिकल तो तुम्हें मिला X3, और फिर वापस से वहां से बीटा पार्टिकल निकला तो तुम्हें मिला R जो कि 80 और 142 है, समझे? और तुम्हें क्या फाइंड करना है, ये Z और A। बहुत सिंपल है, बेफिक्र रहो, बहुत सिंपल है, बता दो कैसे। सुनो, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये जो हमने Z और A पहला है इसमें से बीटा पार्टिकल निकालता है। मैंने तुम्हें क्या बोला, चलो फटाफट आओ। बीटा पार्टिकल जब भी निकलता तो क्या जनरल इक्वेशन था, ये रहा जनरल इक्वेशन। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन फॉर बीटा पार्टिकल? एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, ठीक है। क्या है कि जब भी बीटा पार्टिकल निकलेगा प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ेगा, मास नंबर वही का वही रहेगा। प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ेगा, मास नंबर वही का वही रहेगा। ओके चलो करते हैं। तो मैंने क्या बोला, मुझे कुछ तो मिला X1, ये देखो ना X1 मिला, मुझे कुछ तो मिला X1 जिसमें प्रोटॉन नंबर बढ़ा 1 से, मास नंबर रहा वैसा का वैसा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1 and 0। क्या ये समझा? यस सर। अब क्या करेंगे अब हम वापस से इसी X1 को लिखेंगे, X1 which is Z+1 and A। अब इसमें क्या हो रहा है, गामा रेडिएशन निकल रहा है, बराबर। क्या निकल रहा है? गामा रेडिएशन। ओके, मैंने आपको क्या बोला था, जब गामा रेडिएशन निकलता है तो ना मास नंबर में चेंज आता है ना ही एटॉमिक नंबर में चेंज आता है। तो मैंने बोला X2 मिला मुझे, जिसमें वैसा का वैसा रहेगा Z+1 और A का A, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा गामा रेडिएशन, समझा? यस। अब ये जो X2 था जो कि कितना था, Z+1 and A बराबर, जो ये जो X2 था जो कि क्या था Z+1 and A, इसमें सब क्या निकल रहा है, इसमें सब निकल रहा है अल्फा पार्टिकल, बराबर। अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, मैंने तुम्हें क्या बोला था, अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, Z-2 A-4। तो बताओ क्या मिला मुझे, X3 मिला, जिसमें मैं क्या करूंगा Z-2, यानी कि ऑलरेडी Z+1 था उसमें -2 करना है, ऑलरेडी A था जिसमें -4 करना था, और साथ में यहाँ पे क्या लिखोगे, हीलियम 2 and 4, जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 - 2 कितना निकल कर आएगा, Z-1। ये समझा? यस सर। अभी भी खत्म नहीं है कहानी। ये जो तुम्हें भाई ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, और फ्री फंड के 3 मार्क्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो X3 है, इस X3 में से वापस से बीटा पार्टिकल मिल रहा है, इस X3 में से वापस से बीटा पार्टिकल निकल रहा है और तुम्हें मिल रहा है R, ठीक है। तो मैंने लिया X3 जो कि क्या था, X3 था Z-1 A-4, जिसमें से क्या निकल रहा है, बीटा पार्टिकल। तो अब तुम्हें फाइनली क्या मिलेगा, X4 मिलेगा। सर वहां पे तो R लिखा हुआ है, चलो तुम R लिख दो। तो R मिला तो बताओ क्या होगा, क्या मैं बोल सकता हूं, अगर बीटा पार्टिकल निकला, मैंने क्या बोला था, बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो क्या होता है, Z+1 होता है। आई होप याद क्लियर हुआ, क्या होता है, Z+1 होता है। और एक सेकेंड, क्या मैंने यहाँ पे चीज सही लिखी थी, हाँ बराबर लिखी थी, Z+1 होगा और एटॉमिक मास नंबर वही का वही रहेगा, बराबर। तो मैंने क्या बोलूंगा, Z-1 था ऑलरेडी, उसमें +1 हो गया, और एटॉमिक मास नंबर वही का वही है, जिसमें से ये बीटा निकल गया, हाँ या ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं -1 +1 तो ये Z का Z हो जाएगा। अब सर अगर मैं इक्वेट करूं किसको, R को, जो कि Z और A-4 मिला, किससे, R से, जो कि ऑलरेडी यहां पे कितना दिया हुआ है, 80 and 142, बराबर। 80 and 142। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दैट सर Z का तो डायरेक्ट वैल्यू मिल गया कितना, 80। यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, Z का डायरेक्ट वैल्यू कितना मिल गया, 80 मिल गया, और जो A-4 है वो कितना मिला, 142, यानी कि A कितना मिल गया, 146। ये मिल गया तुम्हें Z और A का आंसर। क्या यहां तक सबको समझा? यस। अब इन्होंने बोला है हाउ आर X एंड R रिलेटेड टू ईच अदर। क्या बोला, हाउ आर X एंड R रिलेटेड टू ईच अदर। अगर तुम गौर से देखो X को, देखो ठीक है, गौर से देखो X को, तो यहां पे Z और A है, बराबर। और गौर से देखो R को, तो यहां पे भी Z और A-4 है। कितने बच्चे लोग को ये दिखा कि एटॉमिक नंबर दोनों ही एलिमेंट्स में सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। और जब एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर,
दे आर आइसोटोप्स टू ईच अदर। क्या ये क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है यूरेनियम न्यूक्लियस 92-238 डिकेज टू लेड 82-206, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड। अब अगर ये क्वेश्चन तुमसे मेरे साथ हो गया सॉल्व, तो ही आप मान के चलना कि आपको फंडामेंटली अल्फा डीके एंड बीटा डीके क्या होता है वो समझ गए हैं। एंड अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई समझने में, यानी कि तुम्हें अभी भी अल्फा डीके और बीटा डीके अच्छे से नहीं समझा। ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये वाला एक क्वेश्चन ऐसा है जिससे सारी चीजें टेस्ट हो जाती है। तो पहले हम क्या वापस से अल्फा डीके और बीटा डीके कर ले अच्छे से रिवाइज। तो अल्फा डीके में कोई भी अगर एलिमेंट है आपके पास, मान लो Z और A, उसमें से अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा वो हमेशा Z-2 और A-4 होगा। ये समझा? यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे हीलियम 2 और 4। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट है ZNA जो बीटा एमिशन कर रहा है, तो जब डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा इसमें Z+1 होगा, बराबर Z+1 होगा, और एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा और ये बीटा इस तरीके से निकल जाएगा। यानी कि 100 बात की एक बात, जब भी तुम अल्फा डीके बोलो तो प्रोटॉन नंबर 2 से कम, मास नंबर 4 से कम। ये समझा? प्रोटॉन नंबर 2 से कम, मास नंबर 4 से कम। और अगर बीटा डीके की बात करो तो प्रोटॉन नंबर 1 से ज्यादा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं है। फिर चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखता बहुत टफ है लेकिन इजी है। और यहाँ पे तुक्के नहीं मारना, बिल्कुल प्योर लॉजिक है। यूरेनियम 92-238 किस में कन्वर्ट हुआ? वो कन्वर्ट हो गया Pb 82 और 206। देखो क्वेश्चन इजी कब तक हो जाता? जब तक वो सिर्फ ये बोलता कि बताओ कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए हैं। तब तो तुम बोल देते हाँ सर देख लेते ना डिफरेंस, कितना एटॉमिक मास नंबर में डिफरेंस आया है और एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस आया, उससे ही पता चल जाएगा हमें। सब एटॉमिक नंबर में 2-2 से कम करना है, मास नंबर में 4-4 से कम करना है, बराबर। लेकिन फंसे कहाँ कि इन्होंने बोल दिया बीटा पार्टिकल भी एमिट हो रहा है, तो अब पूरा माहौल बिगड़ गया। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, सिंपल रखी चीजें। ठीक, मुझे अच्छे से मालूम है कि जब बीटा एमिशन होता है, सुनना, जब बीटा एमिशन होता है मास नंबर में कोई फर्क नहीं आता और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है। लेकिन जब अल्फा डीके होता है एटॉमिक नंबर में भी चेंज आता है और मास नंबर में भी चेंज आता है। तो अब आप इससे क्या प्रूव करना चाह रहे हो? देखो, अगर मैं एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस आया उससे अगर पता लगाने गया कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, कितने बीटा पार्टिकल एमिट हुए, तो मैं फंस जाऊंगा। सर कैसे फंसोगे? देखो भाई, एटॉमिक नंबर 92 है, यहाँ पे 82 है, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? एटॉमिक नंबर 92 का 82 हुआ, यानी कि कितने एटॉमिक नंबर कम हुआ? 10 से कम हुआ, बराबर। 10 से कम हुआ यानी कि तुम बोलोगे 5 अल्फा पार्टिकल निकल गए। कॉमन सेंस, हर एक अल्फा निकलने पे 2 से प्रोटॉन नंबर कम होता है, या ना? लेकिन बेटा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना, कॉमन सेंस लगाओ। क्यों? क्योंकि बीटा पार्टिकल भी निकला होगा तो उससे एटॉमिक नंबर बढ़ाया भी होगा, तो पूरा माहौल खराब हो गया। तो तुम एटॉमिक नंबर से तो कुछ नहीं जज कर सकते, लेकिन हाँ एटॉमिक मास नंबर से जज जरूर कर सकते हो। क्यों? बिकॉज मास नंबर ना तुम्हें बता देगा सीधा सीधा कितने अल्फा पार्टिकल निकले। सर हाउ डू यू नो दिस? देखो, बीटा पार्टिकल चाहे 1 निकले, 100 निकले, 500 निकले, मुझे मालूम है बीटा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो भी मास नंबर पे फर्क पड़ा होगा वो पक्का अल्फा पार्टिकल से पड़ा होगा। ये समझा? अगर ये क्लिक हो गया तो यानी कि ये वीडियो का पर्पस सॉल्व हो गया। बच्चे को एटलीस्ट ये क्वेश्चन समझा तो भी क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस मास नंबर निकालेंगे। तो डिफरेंस इन मास नंबर, 1 सेकेंड देना, हाँ, डिफरेंस इन मास नंबर, 1 सेकेंड ढंग से लिख लेते हैं। डिफरेंस इन मास नंबर इज हाउ मच? डिफरेंस इज मास नंबर इज 238 minus 206 विच इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितना हो जाएगा? ये 2 बचा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 32 हुआ, बराबर। कि डिफरेंस मास नंबर कितना है? 32। यानी कि कितना डिफरेंस आया? 32 का डिफरेंस आया। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, हर एक अल्फा पार्टिकल निकलने पे 4 से मास कम होता है, तो ऐसे कितने अल्फा पार्टिकल निकलने चाहिए कि मास नंबर में 32 का डिफरेंस आए? तो तुम बोलोगे 8 अल्फा पार्टिकल। यानी कि सिंपल क्या कर दो, 32 को डिवाइड कर दो 4 से, तो तुम्हें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज 32/4 विच इज हाउ मच? 8। तो यानी कि तुम्हें ये तो पता चल गया 8 अल्फा पार्टिकल्स, I'm so sorry, हाँ, तुम्हें ये तो पता चल गया 8 अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं। अब बीटा पार्टिकल्स के बारे में जानना है, लेकिन अब हम अल्फा पार्टिकल से ही हेल्प लेंगे। सर कैसे? तो देखो ध्यान से, डिफरेंस इन मास नंबर, डिफरेंस इन मास नंबर इज, सॉरी, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर is how much? Difference in atomic number is 92 minus 82 which is how much?
क्या मैंने बराबर लिखा 82 ही था, हाँ कितना है 10 है। अब समझो मेरी बात ध्यान से समझो, बहुत इजी है। कॉमन सेंस ये बोलता है अगर 8 अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं, सिंस 8 अल्फा पार्टिकल्स वे इमिटेड, सिंस 8 अल्फा पार्टिकल्स वे इमिटेड, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कितने में फर्क आना चाहिए था, आई मीन कितने, मैंने जहां तक लग रहा है क्वेश्चन बराबर है 92 से 82 हुआ, विच इज 10 राइट, हाँ। तो 8 अल्फा पार्टिकल्स अगर निकले होंगे तो कितना फर्क आना चाहिए था, मुझे खाली इतना बता दो, कितना फर्क आना चाहिए था। देखो एक अल्फा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, तो 8 अल्फा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर कितना कम होना चाहिए था, बताओ कितना कम होना चाहिए था, 16 से कम होना चाहिए था, बराबर। लेकिन ये 16 से कम नहीं हुआ, कितना कम हुआ, ये सिर्फ 10 से कम हुआ, यानी कि 6 प्रोटॉन और बड़े होंगे। नहीं समझा सर, सिंस 8 अल्फा पार्टिकल्स वर इमिटेड, एटॉमिक नंबर should decrease by 16, समझे, एटॉमिक नंबर शुड डिक्रीज 16, यानी कि 16 कम होने चाहिए थे। 92 से कहां आना चाहिए था उसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 92 से 16 अगर कम करोगे, 92 में से बताओ ना, 16 अगर माइनस करोगे तो कितना होगा, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये 6 और ये 7, यानी कि 76 पे पहुंचना चाहिए था नंबर। समझे कि नहीं समझे, 76 पे नंबर पहुंचना चाहिए था, लेकिन 76 पे नंबर नहीं है, अभी नंबर कहां बैठा है, नंबर बैठा है 82 पे। यानी कि अब 76 में तुम क्या जोड़ोगे कि तुम्हें 82 मिले, तो 76 में तुम 6 जोड़ोगे तो तुम्हें 82 मिलेगा, यानी कि 6 बीटा पार्टिकल्स होंगे जिनके निकलने की वजह से एटॉमिक नंबर 1 से बड़ा होगा, बिकॉज एक बीटा पार्टिकल निकलने पे एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, तो 6 बीटा पार्टिकल निकलने पे एटॉमिक नंबर 6 से बड़ा होगा, लेकिन मास नंबर फर्क नहीं पड़ा होगा। यानी कि सिंस, देखो क्या लिखेंगे हम, सिंस there is a difference of 10, it means 6 beta particles were emitted, 6 beta particles were emitted, समझा। चलो अब ये वाले जो कुछ क्वेश्चंस है ये मैं तुम्हारे हवाले छोड़ूंगा, बिकॉज अगर तुमने पिछले वीडियोस देखे हैं, चाहे केमिस्ट्री के हो चाहे फिजिक्स के हो, मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। अगर तुम नहीं करोगे तो ये वीडियो देखने का कोई पर्पस नहीं होता बेटा। आप सीखना है, आप सीखो तो सही, आप खुद से भी तो करो क्वेश्चंस, तो ही आपको समझेगा। चलो, अ रेडियो एक्टिव सोर्स एमिट्स 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशन ए बेंड्स टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, रेडिएशन बी गोज स्ट्रेट, रेडिएशन सी गोज टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। आपको ए बी और सी आइडेंटिफाई करना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। कि कमेंट सेक्शन में पूछने का सिर्फ एक रीजन होता है भाई कि हमें समझे कि जेन्युइनली कोई बच्चा यहां तक पहुंचा है या भी नहीं। देयर इज नो अदर मोटिव, है ना, नो अदर मोटिव। क्या करूंगा मैं कमेंट्स करवा के तुमसे, हमें खाली फीडबैक मिलता है कि क्या जेन्युइनली यहां तक बच्चे को समझ में आया भी है, वो चिटका हुआ भी है, या वापस से उसने किसी और यूट्यूब वीडियो पे स्विच मारा है। बिकॉज ये बहुत नॉर्मल है, थोड़ा 15 मिनट देखा, दूसरे यूट्यूब वीडियो पे क्या शॉर्टकट ढूंढने जाते हैं मुझे समझता नहीं। एक टीचर के साथ चिटके रहो, ये मैं स्टार्ट से पिछले 3 महीने से एक ही चीज रट के बैठा हूं। प्लीज स्टिक टू वन टीचर, जिसका समझ में आता है उसका सुनो और फिर जैसा बोल रहा है वैसा करो, स्विच मत करो, जिसमें कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, विच रेडिएशन हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर एंड विच डज रेडिएशन सी बेंड मोर देन, सॉरी व्हाई डज रेडिएशन सी बेंड मोर देन रेडिएशन ए। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी ऊपर भी जवाब इसका दे चुका हूं। अब ये जो कुछ क्वेश्चंस है, आई मीन ये 2 क्वेश्चंस, एक स्पेसिमेन पेपर का है और एक आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चंस है। अल्फाबेटिकल अल्फा डीके बीटा डीके के बाद बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो, द ग्राफ इलस्ट्रेट्स कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर एलिमेंट सी। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं और यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं। ठीक है, और एक सी कहीं पे तो एलिमेंट है। द एलिमेंट इज डिनोटेड बाय लेटर्स rather than the conventional symbols। भगाओ, ये भी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। When element C depicted in the graph undergoes a radioactive decay। अब ये एलिमेंट C सिर्फ 3 ही तरह के रेडियोएक्टिव डीके बता सकता है, या तो ये अल्फा डीके बता दे, या तो ये बीटा डीके बता दे, या तो ये गामा डीके बता दे, या फिर ये कॉम्बिनेशन बता दे। ये समझा, ठीक है। इट रिलीजेस रेडियोएक्टिव वेव्स। इन्होंने बोला है राइट द केमिकल सिंबल अलॉन्ग विथ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर फॉर द एलिमेंट डिनोटेड एज सी। तो अगर हम गौर से देखें तो सी को हम कैसे एलिमिनेट बोल रहा हूं, देखो सी के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर तुम गौर से देखो तो ये आ रहा है आपका 92 बराबर, यहाँ पे आ रहा है 92, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आ रहा है, आई हैव एनी विच इज, मुझे वही मारना है, आई मीन 146 के आसपास। हाँ, ये तो 146 है पक्का। दिस इज 146 एंड दिस इज
92, ठीक है। अब बताता हूं गलती नंबर 1 किया, मार्क किया सबने। तो क्या करेंगे बच्चे बोर्ड्स में, यहां पे लिखा 92, यहां पे लिखा 146 एंड तुम्हें ट्रस्ट में मिलेगा 0। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था तुम्हें कि बहुत इजी और फंडामेंटल चीज है कि एटॉमिक नंबर Z होता है, एटॉमिक मास नंबर दो लोगों का एडिशन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बहुत से बच्चों को जैसे ही मैंने ये बोला क्लिक हो गया होगा क्या गलती हुई है। आ जाओ, ये तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से 92 लिखा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, सही लिखा तुमने, सही लिखा तुमने, सही लिखा। लेकिन तुम्हें नहीं लगता ऊपर एटॉमिक मास नंबर बैठता है ना कि न्यूट्रॉन्स बैठते हैं? भाई वाई एक्सिस पे न्यूट्रॉन्स दिए हुए है, तो 146 मास नंबर नहीं है, 146 न्यूट्रॉन नंबर है। यानी कि तुम्हें 146 में 146 में 92 ऐड करना था। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर पल्ले तो पड़ा, इतना चिल्ला के बोल रहे हो, समझ में आ जाएगा। तो भाई मास नंबर एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो पहली बात ना लिख लो, जब भी तुम्हें ऐसा लगे तो लिखो ए का प्रोटॉन कितना था, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि Z कितना था 92, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 146, तो ए कितना हो जाएगा 146 प्लस 92 विच इज 8 एंड ये कितना हो रहा है, हाँ भाई यहाँ पे आके अटक जाता है, 238 हो रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 238। तो ये मास नंबर कितना हो रहा है 238। अब इसको रिप्रेजेंट करो सिंबल को, तो सी क्या मिल रहा है तुम्हें, सी मिल रहा है 92 और 238, यानी कि ये यूरेनियम है भाई। वैसे तो यू लिख सकते थे, अब नेक्स्ट क्या बोला है देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला है प्लॉट ऑन द ग्राफ द डॉटर एलिमेंट, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लॉट ऑन द ग्राफ द डॉटर एलिमेंट आफ्टर द एमिशन ऑफ बीटा रेडिएशन बाय द एलिमेंट सी। तो ये जो एलिमेंट सी था तुम्हारा, इसने क्या किया, चलो बी लिख देते हैं, बी का फर्स्ट पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट तुम्हें प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है कि जब इस सी ने विच इज 92 238 इसने क्या एमिट किया, बीटा पार्टिकल एमिट किया। तो तुम्हें अच्छे से मालूम है जब बीटा पार्टिकल एमिट करता है, क्या बोला था मैंने, बीटा पार्टिकल अगर इसने एमिट किया तो जो कुछ भी नाम दे दो इसे W, ठीक है। तो इसने जो बीटा पार्टिकल एमिट किया 92 का ये क्या हो जाएगा 93, बिकॉज आपने बोला था एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है और मास नंबर वही का वही रहेगा विच इज 238। अब इसे मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है। तो चले प्लॉट करते हैं। तो यहां पे वही कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, देखो ऑब्वियस सी बात है, सी पेरेंट है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 से बड़ा है यानी कि प्रोटॉन नंबर 1 से बड़ा, यानी कि ये सी जो है इसका जो डॉटर है वो कहीं यहां पे शिफ्ट होगा, यहां पे। समझे मैं क्या बोल रहा हूं, समझे कि नहीं समझे? चलो ये जो आपका इसका डॉटर है वो यहां शिफ्ट होगा, यहां पे बराबर, राइट में शिफ्ट होगा। क्यों? बिकॉज प्रोटॉन नंबर 1 से बड़ा, हाँ या ना, प्रोटॉन नंबर 1 से बड़ा तो राइट में शिफ्ट होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बस यहीं पे W लिख के आ जाते हैं। मालूम है मुझे फिर क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, वो मुझे बताते हैं, मुझे समझाता है, जो कि फेयर सही है भाई, समझाओ। लेकिन वो यहां पे बोलते हैं कि सर क्योंकि बीटा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर 1 से तो बढ़ता है, मास नंबर तो वही रहता है, तो वो सिर्फ राइट में एक शिफ्ट होगा क्योंकि प्रोटॉन 1 से बड़ा, 92 का 93 हो गया। गलत हो तुम, फंसे। अब सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें क्लियरली बोला था स्टार्ट में कि जब तुम बीटा डीके पढ़ रहे हो तो तुम ना ये वाला टेबल, ये जो बच्चों ने रटा होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन सेम, इससे ज्यादा ये अच्छे से रटना, ये हेल्प करेगा। मैं रैंडमली कोई भी चीजें नहीं बोलता, ठीक है। यहां पे देखो क्या लिखा है, प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1। अगर प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1 तो W को तुमने राइट में शिफ्ट किया 1, लेकिन भाई न्यूट्रॉन डिक्रीजेस बाय 1, राइट। अगर तुमने अच्छे से लेक्चर सुना है तो मैंने बोला था कि बीटा डीके का मतलब न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन और टूटता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो प्रोटॉन बना तो न्यूट्रॉन गया भी तो, यानी कि जो W होगा तुम्हारा, आई होप ये सबको समझा है। अगर समझा है वापस से कमेंट सेक्शन में बताओ, इससे फीडबैक मिलता है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये जो W है ये राइट में तो शिफ्ट हुआ, लेकिन साथ ही साथ नीचे भी शिफ्ट हुआ, यानी कि एक्चुअली आपका W यहां पर आएगा और इसके मिलेंगे तुम्हें पूरे मार्क्स अगर तुम ऐसे लिख के आए होगे W। तो W क्या किया, राइट में शिफ्ट किया क्योंकि प्रोटॉन नंबर 1 से बड़ा और न्यूट्रॉन नंबर 1 से घटा। ये बोल के तुम नहीं यहां पे W लिख के आ सकते हो। यहां पे मान लो तुमने रेड से यहां पे लिख दिया W और तुम बोलोगे हाँ सर मेरा आंसर तो राइट है, 0 मिलेगा। क्यों? बिकॉज तुमने आधी बात करी सिर्फ क्या कि प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ गया, मास नंबर वही है। अरे मास नंबर वही इसीलिए है बिकॉज अगर प्रोटॉन 1 बढ़ा तो न्यूट्रॉन 1 कम भी हुआ। चलो ठीक है, तो ये मैंने W को मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्या बोला है, द डॉटर एलिमेंट, नेक्स्ट बोला है द डॉटर एलिमेंट एज इंडिकेटेड इन द प्रीवियस आंसर। जो भी डॉटर एलिमेंट तुम्हें मिला जो तुमने प्रीवियस आंसर में, इफ इट अंडरगोज अल्फा डीके, ओके फेयर। तो चलो उसको भी प्लॉट कर देते हैं। तो वापस से मैंने क्या किया,
द डॉटर एलिमेंट एज इंडिकेटेड इन द प्रीवियस आंसर। ओके ओके ओके, यानी कि ये जो W तुम्हें मिला, अब तुम्हारे आंसर शीट में कुछ और 30 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं अब गलती मालूम है क्या करने वाला था, देखो मैं इसी को उठाने वाला था वापस से ना। ये जो डॉटर एलिमेंट मिला, यही डॉटर एलिमेंट, इसको 2 कर देता है, हाँ, यही डॉटर एलिमेंट विच इज 93 to 38, अगर अल्फा डीके गया, अल्फा डीके गया यानी कि क्या बोला, अल्फा डीके मतलब ये खाली रटावा नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अल्फा डीके हुआ तो क्या होगा, चलो अब मान लो ये बन गया तुम्हारा y बन गया, ठीक है मेरा, है ना। क्या हो गया, 93 का क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। हाँ सर, 93 का 91 हो जाएगा, बिकॉज आपने बोला था एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है और मास नंबर 4 से कम होता है, तो तुम लिखोगे यहाँ पे 234, लेकिन इसे प्लॉट करना है सर। प्लॉट करते वक्त ध्यान देंगे, तो यानी कि ये जो W है, देखो ये W जो है, ये W क्या किया, ये W 2 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। पहले क्यों लेफ्ट में शिफ्ट हुआ बताओ, क्योंकि प्रोटॉन नंबर 2 से घटा, बराबर, प्रोटॉन नंबर 2 से घटा। अब बच्चे वापस यहाँ पे क्या गलती कर देंगे, मास नंबर सर 4 से घटा, तो 4 पॉइंट नीचे नहीं लेके जाना है, नहीं, याद करो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था कि जब मैं अल्फा डीके पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो पूरी दुनिया तुमको बोलेगी ये याद रखो, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। मैं याद रखने नहीं बोलूंगा, ये मैं बोल रहा हूं 2 प्रोटॉन कम 2 न्यूट्रॉन कम, तो ही तो 2 और 2 मिलके 4 का मास नंबर कम। समझे मैं क्या बोला, 2 प्रोटॉन कम 2 न्यूट्रॉन कम। तो जब तुम y मार्क कर रहे हो यहाँ पे, जब तुम y मार्क कर रहे हो यहाँ पे, तो तुमने 2 प्रोटॉन लेफ्ट में तो शिफ्ट किया, 2 ही न्यूट्रॉन लेफ्ट नीचे की तरफ शिफ्ट करना, यानी कि तुम्हारा जो y है वो यहां पर आके बैठेगा, यहां पर। अब बाकी सारी चीजें मिटा देता हूं मैं, हाँ ये तुम्हारा y यहां पे आके बैठेगा। रुको 1 मिनट बता देता हूं वापस से, तो 1 सेकेंड, 2 पॉइंट यहां शिफ्ट किया, 2 पॉइंट यहां शिफ्ट किया, यहां पर आके बैठेगा y, ठीक है, समझा सबको? यस सर, ये प्लॉट कर दिया हमने, ठीक। इसी के 3 मार्क मिलेंगे तुम्हें। तुम्हें लग रहा है बहुत दिमाग लगाना, लेकिन नहीं है, बहुत सिंपल है भाई। क्या बोला मैंने, वापस रिपीट करो, अल्फा डीके हुआ तो प्रोटॉन नंबर 2 से कम, मास नंबर 4 से कम, लेकिन वो मास नंबर 4 से कम क्यों हुआ, बिकॉज 2 से प्रोटॉन कम हुआ, 2 से न्यूट्रॉन कम हुआ, ये याद रख के जाना एग्जाम में। बीटा डीके में 1 से प्रोटॉन नंबर ज्यादा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं, तो अगर 1 से प्रोटॉन नंबर ज्यादा हुआ है तो न्यूट्रॉन नंबर 1 से कम हुआ होगा, तो ही तो मास नंबर वही का वही है। चलो ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इजीली कर पाओगे। अब ये तो स्पेसिमेन पेपर का था या कॉम्पिटेंस, नहीं ऊपर वाला कॉम्पिटेंसी था, ये वाला स्पेसिमेन पेपर का है, ये भी हो जाएगा तुमसे। चलो नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, द ग्राफ फिगर इलस्ट्रेट्स द कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वही चीज है कि यहाँ पे प्रोटॉन्स दे दिया, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स दे दिया, कि बच्चे कंफ्यूज है। Elements A, B, C, D in the periodic table. These elements are denoted by letters rather than the conventional symbols. Identify the radioactive radiation emitted. Identify the radioactive radiation emitted when C decays. यानी कि जो C है, it decays into element E. यानी कि जब CE बना होगा तो क्या टाइप का रेडिएशन निकला होगा। देखो 3 ही टाइप के रेडिएशन होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, बराबर। चलो समझते हैं क्या किया C ने। C पहले, जहां तक मुझे दिख रहा है, सी पहले राइट में शिफ्ट हुआ, मेरे को तो आ गया ये, ठीक है। सी पहले राइट में शिफ्ट हुआ। अगर सी राइट में शिफ्ट हुआ है, क्या बोला, अगर सी राइट में शिफ्ट हुआ है तो प्रोटॉन नंबर 1 से बड़ा, बराबर। और अगर वापस से वही सी नीचे गया, यानी कि एक न्यूट्रॉन नंबर घटा। अरे देखो ना भाई, प्रोटॉन नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर है, तो मैंने क्या बोला था अभी, 1 से प्रोटॉन नंबर बढ़े और 1 से न्यूट्रॉन नंबर घटे, 1 से प्रोटॉन नंबर बढ़े, 1 से न्यूट्रॉन नंबर घटे, यानी कि ये पक्का बीटा डीके है। आगे आंसर तो क्या बोला है, पहला मैं यहीं पे लिख रहा हूं आंसर, व्हाट इज रिप्रेजेंट यूजिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो चलो बताओ, लिख देते हैं। सी क्या किया, मुझे नहीं मालूम सी क्या है, लेकिन सी ने जो भी किया वो क्या बना, ई बना। ई कब बना, जब उसने बीटा डीके क्या किया, एलिमिनेट किया। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो ये जेड और ए होगा, ये क्या होगा बच्चा, Z+1 और ए का ए रहेगा, समझा। वापस से बोलू, सी जो है, सी प्रोटॉन नंबर 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा कैसे डिसाइड कर सकते हो आप, मैं इतना कॉन्फिडेंट इसीलिए हूं बिकॉज अल्फा में तो भाई प्रोटॉन नंबर बढ़ता ही नहीं, हो तो घटता है, तो सी लेफ्ट में शिफ्ट होना चाहिए था, बराबर। तो यहां पे अगर राइट में शिफ्ट हो रहा है तो पक्का प्रोटॉन नंबर 1 से बड़ा और न्यूट्रॉन नंबर 1 से घटा, यानी कि ये बीटा डीके है, समझा। अब जहां तक मुझे मालूम है, इन्होंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ए और जेड के एक्चुअल वैल्यूज लिखो। अब नेक्स्ट बोला उन्होंने, व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू एलिमेंट्स डी एंड ई। ठीक है, एलिमेंट डी एंड ई को क्या स्पेशल नाम दिया गया है, तो पहले बात तो वो देख लेते हैं क्या कॉमन है इसमें डी और ई में। तो डी और ई का जो प्रोटॉन नंबर है, सुनो, डी और ई का जो प्रोटॉन, हाँ चलो ठीक है आ गया, डी और ई का जो प्रोटॉन नंबर है वो सेम है।
अगर डी और ई का प्रोटॉन नंबर सेम है और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट मतलब मास नंबर डिफरेंट है, तो इनको आइसोटोप्स बोलते हैं ना, हो गया। तो व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू डी एंड ई? आइसोटोप। आई होप समझा होगा। यस, नेक्स्ट क्या बोला है? इफ एलिमेंट सी ट्रांसफॉर्म्स इनटू एलिमेंट बी बाय एमिटिंग अ रेडियोएक्टिव रे, हाउ विल दिस रे, कौन सी रे? जो रेडियोएक्टिव रे एमिट हुई होगी। अब 3 ही रे एमिट हो सकती है, अल्फा बीटा गामा। हर बार ऐसे सोचो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगी। वापस रिपीट करता हूं, इफ एलिमेंट सी ट्रांसफॉर्म्स इनटू एलिमेंट बी बाय एमिटिंग अ रेडियोएक्टिव रे, अब वो रेडियोएक्टिव रे आइडेंटिफाई करना है, हाउ विल दिस रे बिहेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो, सी है, इसने क्या किया? 2 से प्रोटॉन नंबर कम किया, 2 से न्यूट्रॉन नंबर कम किया। अगर 2 से प्रोटॉन नंबर कम किया, 2 से न्यूट्रॉन नंबर कम किया, यानी कि मास नंबर 4 से कम किया, पक्का ये अल्फा पार्टिकल है। और अगर ये अल्फा रे है, अल्फा पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा? तो आपको मालूम है, सिंस, क्या लिखोगे? सिंस द रे इज अल्फा, it will be deflected towards negative plate। समझ में आया? Here you go, पार्ट 1 खत्म हो चुका है रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का। लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, जब मैंने स्टार्ट किया था 15 या 16 अक्टूबर से पहला वीडियो पोस्ट करना, उसके पहले 1.5-2 महीने का प्रिपरेशन किया था ये सारा चीज़ करने के लिए। ये सारे जो नोट्स आप लोग देखते हो, फिर बुक्स है, फिर मटेरियल है, प्रिपरेशन है, रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग है। आई एम नॉट क्रीपिंग अबाउट दिस, डेफिनेटली नॉट इवन इन माई नाइटमेयर। बट ये सारी चीज़ें जब मैंने करना शुरू की तो आई वॉज डेफिनेटली एंजॉइंग दिस, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने इतना लॉन्ग किसी को कमिट किया था ऑनलाइन। ठीक है कि 3.5 मंथ्स, या मैं बोलूँ टिल बोर्ड्स में ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करूँगा, अपलोड करूँगा, प्रिपेयर करूँगा, अपलोड करूँगा, एंड आई वॉज डूइंग ग्रेट। बट जैसे ही हम 11th चैप्टर की तरफ पहुँचे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, 11th चैप्टर की तरफ पहुँचे, अचानक से सारी चीज़ें टाइम को गई। यानी कि अब मैं उतना बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा था वीडियो प्रिपेयर करने में, शूट करने में, एडिट करने में। अब मेरे को ये चीज़ रियलाइज हो गई दैट व्हेन यू कमिट and you be accountable, you start doing things, and when you reach towards the end, that is the time where you have to be very careful that आप वहां पे जाके रुको मत, because अगर एंड में आके रुके, वहीं पे एक्चुअल पेशेंस टेस्ट होता है। अब चाहे वीडियो ढंग क्वालिटी का बन रहा हो, नहीं बन रहा हो, आई हैव कमिटेड दिस, मुझे कैसे भी करके पोस्ट करना है, बिकॉज अगर मैं अभी ये पूरा कमिटमेंट फुलफिल नहीं करूंगा, भले ही कोई नहीं देख रहा, देयर आर हार्डली सम व्यूअर्स राइट नाउ, हूएवर इज देयर, वो जेन्युइनली चिटके हुए वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अभी मैंने कमिटमेंट तोड़ दिया, फ्यूचर जो मैं बड़े बड़े कमिटमेंट्स करूंगा उसमें भी मेरे को दिक्कत आएगी। एंड द मैसेज ओवर हियर इज यू हैव टू गिव योरसेल्फ स्मॉल एविडेंस। अगर आप छोटे छोटे प्रोमिसेस ही नहीं रखोगे, अब ये छोटा डेफिनेटली प्रॉमिस नहीं था 3, 3.5, 4 महीने का, बट अब अगर मुझे नेक्स्ट 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए कमिट करना, आई नो इफ आई कैन डू इट फॉर 3 months, इफ आई कैन कमिट एंड इफ आई कैन प्रिपेयर एंड इफ आई डिलीवर इट फॉर 3 months, straight 3 months, I can do it for 6 months, I can do it for a year, I can do it for the rest of my life. So the idea is अब towards the end हो आप बोर्ड्स के, अभी प्लीज ढीले मत बनो, अभी कोई भी तरीके से रुको मत, बिकॉज अब अगर रुके तो गड़बड़ हो जाएगी। सो प्लीज टेक दिस एज मोटिवेशन, एज एडवाइस, एनीथिंग। Keep learning, keep going, and please check out other videos on the channel. This will definitely help you. Thank you so much. I'll meet you in the next video.